question is choose the correct answer in exercise 11 and 12. Question number 11 is A and B are symmetric matrices of order of same order, then A B minus BA. अच्छा देखो यार, सबसे पहला आपको बोला है A भी सिमेट्रिक है, मतलब कि A inverse A transpose is equal to A and similarly B transpose is equal to B, right? ये मेरा पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए करना क्या चाहिए, रुको मैं इसको यहां नहीं यहां लिखता हूं, ए बी माइनस बी ए. क्वेश्चन नंबर 11, ए हमारा सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर होगा एंड सिमिलरली बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के बराबर होगा. ठीक है, दीज वैल्यूज आर गिवन टू अस, ये हमें पहले से ही गिवन है. अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, आपके पास ऑप्शन था जीरो मैट्रिक, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह. अब यार देखो, सबसे पहली चीज तो मैं क्योंकि मुझे मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, मुझे सिर्फ इतना बोला है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो निकल कर आएगा ए मैट्रिक्स के लिए भी और बी मैट्रिक्स के लिए भी. इसका मतलब है मुझे मैट्रिक्स की वैल्यूज के बारे में अभी नहीं पता. तो ए बी माइनस बी ए, मुझे ये भी नहीं पता कि ए बी यहाँ पे डिफाइन होगा कि नहीं. वैसे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए इंटू बी डिफाइन होगा फॉर श्योर, बट क्योंकि मुझे एलिमेंट्स नहीं पता एंड वी नो कि जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. एग्री करते हो? बताया हुआ है कि 90% ऑफ द केसेस में ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर नहीं होता है, तो फिर ए बी माइनस बी ए का वैल्यू 0. सो ए बी माइनस बी ए is equal to null matrix. We can't say this, ठीक है ना, we don't have we can't say this definitely, क्योंकि गाइस अब ये सेम होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता. तो हम अगर सेम होगा तो ए बी और बी ए का सब्ट्रैक्शन करोगे नल मैट्रिक्स आएगा, अगर सेम होगा तो. लेकिन अभी के लिए देखोगे तो अभी हमारे लिए ये बताना मुश्किल है कि ये नल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ए बी के बारे में नहीं पता, मुझे यहाँ पे ए बी के बारे में नहीं पता, राइट. तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, वो नल मैट्रिक्स वाला जो एक ऑप्शन था वो एलिमिनेट हो गया. फिर आपके पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी सेम इशू, वैल्यूज वगैरह अभी फिलहाल नहीं पता मेरे को. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, वो अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है, अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है, और अभी फिलहाल मेरे पास वो है नहीं. अब बचा मेरे पास ऑप्शन सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का. मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का. ठीक है ना. अब अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन था, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही निकल कर आएगा. मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा ना. एग्री करते हो इस चीज से कि अगर मुझे प्रूफ करना है दिस इज सिमेट्रिक, सो इन दैट केस आई हैव टू प्रूव दैट इस चीज का जो ट्रांसपोज होगा वो वही निकल कर आएगा. जैसे कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू जब ए होता है तभी हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ये वाला एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वही एक्सप्रेशन निकल कर आ गया तभी जाकर आप उसको सिमेट्रिक बोल पाओगे. तो चलो पहले हम इसको करते हैं. ठीक है, पहले इससे शुरू करते हैं. तो एलएचएस से शुरू करते हैं. यहाँ पे एलएचएस में मेरे पास था ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पता है सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, ट्रांसपोज दोनों टर्म्स पे आ जाता है. तो ए बी के ऊपर आ जाएगा, फिर माइनस होगा और उसके बाद बी ए के ऊपर भी आ जाएगा. ठीक है, फिर आपको पता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, सो ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. बी ए का ट्रांसपोज क्या होता है, so that is A transpose into B transpose, right? We are using the properties of transpose of a matrix. अब B transpose की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, ये देखो गिवन में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है.
So B transpose is equal to B and A transpose is equal to A. So accordingly ये क्या हो जाएगा? Accordingly this will be equal to BA minus AB. अब अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूं, सेम तो नहीं आ रहा ना गाइस, वहां पे AB माइनस BA था और यहाँ पे BA माइनस AB हो गया। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो गया? AB माइनस BA हो गया। लेकिन जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ वो आ जाए, अगर आपने एक एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दिस इज एक्स मैट्रिक्स, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दैट दिस इज एक्स मैट्रिक्स, तो कहने के लिए यहाँ पे कैसा सिचुएशन बन गया? यहाँ पे एक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो माइनस एक्स बन गया। तो अगर ये माइनस एक्स बन गया तो इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, राइट? तो इसीलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो ऑप्शन क्या होगा? जिस भी ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक लगा हुआ है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जिसको भी डाउट था या इस क्वेश्चन में, आप इस तरीके से एनालाइज करोगे। हम नल मैट्रिक्स और उसके बारे में क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि मुझे ए के बारे में नहीं पता था। नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बात करता है, दोनों अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बात करता है, लेकिन उसके लिए मुझे अभी ना ही ए पता है ना ही बी पता है। तो ऑब्वियसली मैं ए और बी के बीच का रिलेशन में नल आएगा कि आइडेंटिटी आएगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। जबकि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमको एलिमेंट्स जानने की जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज है, एक और चीज जो मेरे दिमाग में हिट करना चाहिए था कि क्वेश्चन ने भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो कहीं ना कहीं हाईली मैक्सिमम चांसेस क्या थे कि जो ऑप्शन होगा वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से ही एक होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने भी उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड वाले में। किसी ने मैसेज किया है, ओके, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे ओम? आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या है क्वेश्चन में? तो गिवन है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये गिवन है। तो हमको क्या करना चाहिए ओम? हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में सब वैल्यूज डाल दो। जैसे कि अगर आपको a दिया हुआ है तो आप a ट्रांसपोज लिख सकते हो, बताओ, अनम्यूट करके बताओ क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये कॉलम वाइज कह रहे हो? यस कॉलम में सर, लिखूंगा ना? हाँ हाँ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ग्रेट। तो अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? a प्लस ए अल्फा का वैल्यू आई होगा। अब देखो ओम, हमारा a ऑलरेडी एक 2x2 मैट्रिक्स है, a ट्रांसपोज भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो मेरा i जो होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? वो भी 2x2 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे डालते हैं। तो कॉस अल्फा, अच्छा देखो मैं एक ही बार में ऐड कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे a और a ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो एडिशन के टाइम पे हम क्या करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा? 2 2 cos कॉस अल्फा। अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर नीचे साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा 0, और यहाँ पे फिर से 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम राइट साइड में? बताओ वैल्यू, बताओ वैल्यू। आई का वैल्यू सर 1001 ठीक है। 01। अब देखो क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए कि नहीं? यस सर। तो यहाँ तो ये 0 तो ये के बराबर है, ये 0 इसके बराबर है, तो इसे मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। मुझे अल्फा निकालना था, तो अल्फा निकालना है तो देखिए ये 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। यस तो सर। यहीं पे आप लिखोगे 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। 1/2। अब cos अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 है तो अल्फा को क्या होना चाहिए?
60 डिग्री cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यस सर। तो बस यहाँ पे उस हिसाब से अल्फा का वैल्यू π/3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया। और किसी के कोई डाउट्स हैं? सर है मगर एनसीईआरटी का नहीं, दूसरा है, बोले। बताओ बताओ। फाइंड द मैट्रिक्स एक एक्स मिनट सो एक मिनट बोलो, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? पहले ये बता, तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इंटू एक्स इंटू मैट्रिक्स दिया है 1 2 3, 1 रो वाइज कह रहे हो? कॉलम वाइज 1 2 3। 1 2 3। सर रो वाइज लिख दिया आप। अरे तो ये रो में हुआ ना, ये रो 1 के एलिमेंट्स हो गए रो वाइज। 4 5 6 फिर इज इक्वल टू -7, सॉरी सर, हाँ -7 -8 -9 और नीचे है 2 4 6। 2 4 6। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन ना वैसे एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन अभी एग्जाम आइडिया मेरे पास है नहीं, बट आई थिंक बहुत सिमिलर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है सर एग्जाम आइडिया से ही है। अच्छा, तो देख मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, उनको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखो आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसीलिए मिसलेनियस को सॉल्व करना सबके लिए जरूरी है। चलो ओके, अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, पूरा का पूरा एक्स मैट्रिक्स निकालना है। अब यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या चलना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि यार पूरा का पूरा मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। पूरा का पूरा मैट्रिक्स निकालना तो मुश्किल होने वाला है, बट प्रोसेस क्या रहेगा? तो प्रोसेस में हम लोग वैल्यू जो है ना, पहले तो हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे कि जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स भी 2x3 का है, तो सबसे पहले बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो? एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो? सर एक बता सकते हैं कि उसका 2 होगा, m इंटू 2। नहीं, पूरा बता सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मान लो कि मैं इसका ऑर्डर लिखना यस सर, चाहता 2 हूँ, इंटू 2। तो एक वैल्यू तो होती है कि ये जो होता है वो ही यहाँ पे आता है। ठीक है, और आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ये वाला वैल्यू यहाँ से आता है। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू होता है वो यहाँ से आता है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि एक्स मैट्रिक्स जो होगा वो 2x2 का होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जहां भी किसी को दिक्कत होगा प्लीज अनम्यूट करके पूछिएगा। तो अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो मेरा एक्स मैट्रिक्स है दैट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो आप उसके 4 एलिमेंट्स को मान लो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, और अब आप मल्टीप्लाई करो, मतलब ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको करो मल्टीप्लाई, सबको ही करो जल्दी से। a प्लस 4b, उसके बाद 2a प्लस 5b प्लस 3a प्लस 6b, फिर यहाँ पे हो जाएगा उसी तरीके से c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस
6D। ठीक है, और ये वाला वैल्यू है किसके बराबर, तो ये वैल्यू है बराबर आपका -7 -8 -9, उसके बाद 246। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? अच्छा रोशन, रोशन देखो कैसे हुआ। सबसे पहले रोशन हमें ये तो पता चल गया कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये निकल कर आया, राइट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो हमने सबसे पहले देखा कि मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, और ये जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। अब हमको इसका रो और कॉलम बताना है, इसका रो और कॉलम बताना है। ठीक है, रो और कॉलम बताना है। अब आप बताओ कि सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम एक इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन? कि इसका यस जो सर कि ये, कॉलम 2 होगा। हाँ, इसका जो रो होगा इसका कॉलम भी 2 होगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होता है वो किसके बराबर होता है? वो पहला मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है। तो ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 कहां से आया होगा? इधर से आया होगा। ठीक है, और ये जो 3 है ये कहां से आया होगा? तो वो इधर से आया होगा, राइट। ऐसे ही होता है ना? यस सर समझ गए। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे 2 है और इसीलिए हमने इसके 4 एलिमेंट्स माने हैं ABCD। ओके, सो एवरीवन, अब आप स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे हमको 4 वेरिएबल चाहिए। 4 वेरिएबल है ABCD, 4 वेरिएबल मतलब 4 इक्वेशन चाहिए। अब क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर दिया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर दिया हुआ है, तो हम कंपेयर करके क्या A + 4B को -7 के बराबर नहीं कर सकते? A + 4B को -7 के बराबर कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगला अगर देखोगे तो 2A + 5B, 2A + 5B इक्वल टू -8 होगा, बिकॉज अब ये वाला जो एलिमेंट है वो भी इसके साथ बराबर होगा। क्या मुझे अगला अगला वाला लिखने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज ये देखो, ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व टू गेट वैल्यूज ऑफ A एंड B, और ठीक उसी तरीके से C और D। जैसे यहाँ पे अगर डबल करेंगे 8 -14 -3, रुको मैं इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ ऐसे, -14 +8 -6, B का वैल्यू -2 हो जाएगा। B का वैल्यू -2 पुट करोगे तो -8 +1, वहां से A का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो B का वैल्यू -2, A का वैल्यू 1 आ गया, और ठीक उसी तरीके से आप C और D भी निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर आर्यन? ये वाला C + 4D यस को सर। इसके साथ बराबर कर लेना, और उसके बाद 2C + 5D को इसके साथ बराबर कर लेना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। यस सर, डन? इक्वेट। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत है? सॉल्व किए थे बाकी सब? दिव्यांशु, रेवांश, रोशन, कोई डाउट? RD शर्मा से, रितेश, रोहित, गाइस और कोई डाउट वगैरह है तो पहले बताओ जल्दी से। हाँ बोलो सर एक और, दिव्यांशु, बोलो, बताओ क्वेश्चन क्या है। और आप सबको एटलीस्ट एनसीईआरटी के साथ साथ पीछे का मिसलेनियस को भी करते चलना है। अच्छा, सॉल्व किए थे, ओके ओके, सर एक और है मेरा। बताओ। सर A = A = 111 111, 3 क्रॉस 3 है, 111 3 बार सर 1 है, ऑर्डर 3 है, 111 मतलब 111 मतलब 111 कह रहे हो कि तीन, एक रो के 3 एलिमेंट्स कह रहे हो 111? एक रो के 3 एलिमेंट और 3 रो है 1 1 के ही। अच्छा, देन फिर प्रूव दैट
ये तो उसका क्वेश्चन लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। प्रूव दैट, क्या वो a टू द पावर k वाला कह रहे हो? यस सर वही एक। अरे उसको छोड़ो, अभी पहले पीएमआई थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद वो समझाना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? बड़ा सर फालतू सा बोर्ड में पूछ क्वेश्चन है, सकता है इस पे कि प्रिंसिपल इंडक्शन वर्सेस। पूछा गया है पहले, पूछा गया है, ठीक है, बट बहुत पहले पूछा गया, अभी रिसेंटली नहीं पूछता है। रिसेंटली अगर देखोगे तो वो जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम अभी पढ़ेंगे ना, उसके ऊपर ही जनरली आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है? यस सर, ये आरडी समय में दिया था तो हम इसको रट लिए थे। हाँ, ये एक्चुअली पीएमआई जो है ना, उसके 3 स्टेप्स को रखना पड़ता है कि पहले हम के का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर के की जगह m रखेंगे, और फिर हम मतलब इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। आप हर क्वेश्चन में देखोगे तो वही चीज चलते रहता है, ठीक है? तो इट्स लाइक वो 3 स्टेप्स हमको रखना होता है कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, अब चाहे वहां पे मैट्रिक्स हो, चाहे कोई फंक्शन हो। एनीवेज, एज ऑफ नाउ विल इग्नोर दिस क्वेश्चन। और कोई डाउट किसी का? सर एक और है, बताओ। A and B are square matrices of same order, then A plus B into A minus B. If A and B are square matrices of same order, then A cross B, क्या बोल रहे थे? A plus B Into A minus B. into A minus B, ये फाइंड करना। डिफाइन करना है। तो यहाँ पे तो अगर आप देखोगे सेम ऑर्डर के है ना, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नहीं ऑप्शन दिया है 4। बताओ। A square minus B square, नहीं होगा वो, फिर A square minus BA minus AB minus B square, वही है, और फिर A square minus B square plus BA minus AB। नहीं, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, इट विल बी a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर a इंटू बी विल गिव यू माइनस ए बी, फिर b इंटू ए विल गिव यू प्लस बी ए, एंड प्लस बी इंटू माइनस बी विल गिव यू माइनस बी स्क्वायर। तो यह ऑर्डर लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें इतना ही पता है कि a और b दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी भी डिफाइंड होगा और बी ए भी डिफाइंड होगा, लेकिन ये बोलना मुश्किल है कि ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये बराबर होगा, इफ दे आर इक्वल, तो ये कट जाता और हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता, ठीक है? बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हमें नहीं पता, तो दिस शुड बी द आंसर। इज दिस क्लियर आर्यर? क्योंकि अभी हमें ए बी और बी ए के Yes, sir. बारे में नहीं पता, तो हम नहीं बोल पाएंगे, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। और अगर ये इक्वल होता तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे निकल कर आता है। जैसे अगर अपन नॉर्मल अलजेब्रा की बात करें ना, नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है, जब आप ये इसको एक्सपैंड करते हो तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यही मिलता है। अब अलजेब्रा में क्या होता है कि 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, एक ही बात होती है, तो इसीलिए ये कट जाता है और हमारे पास वहां से निकल कर आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट व्हेन इट कम्स टू मैट्रिक्स, हमें पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, तो इसीलिए आप इसको कट नहीं कर पाओगे। दिस शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डन? Yes. हाँ, चलो तो इसी के साथ आप शुरू करते हैं अपना क्लास को। So we are going to start with the concept of elementary operations of a matrix, ठीक है? Elementary operations of a matrix। अब इसका यूज हम पहले सबसे मतलब मेन जो ये टॉपिक पढ़ने का रीजन है वो है कि इसका यूज होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में। इसका यूज होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में। अब गाइस, दो तरीके से आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखते हो। पहला जो अभी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के हेल्प से करेंगे, और दूसरा
डिटर्मिनेंट मेथड से भी करते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो दो तरीके से इनवर्स निकाला जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो जिस तरीके से आपको निकालने के लिए बोलेगा इनवर्स, आपको उस तरीके से उसे कैलकुलेट करना है। इस बार आपके सीनियर्स के केस में ये वाले पार्ट को रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि ये वाला एकदम बकवास पार्ट है, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जो डिटर्मिनेंट में जो हम इनवर्स निकालने का तरीका देखते हैं उसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो जेई वगैरह के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीटली मतलब लाइक अगर कोई भी सर एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ बोलो। सर तो आरडी शर्मा में तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट्स दिया है, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया है, तो मतलब मेरे पढ़ना रहता है। हम मेरे को तो जहां तक पता है कि शायद, ठीक है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं खोलता नहीं हूँ आरडी शर्मा वगैरह भी, तो शायद ये टॉपिक जो है शायद आपके आरडी शर्मा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपके सीनियर्स को तो किसी ने ये चीज बताई थी मेरे को कि शायद ये नहीं है। आई डोंट नो, मैं खोल के देखा नहीं हूँ, बट ये जो नहीं सर, एक एलिमेंट्री चैप्टर ऑपरेशन, ही है कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ एग्जैक्टली मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना, वो डिटर्मिनेंट के बाद इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें हम जो इनवर्स निकालते हैं अलग तरीके से, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऊपर न्यूमरेटर में एडजॉइंट है और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है, तो इसीलिए पहले आपको डिटर्मिनेंट बताया गया, उसके बाद एडजॉइंट बताया गया, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो एज फार एज आई नो आपको ये वाला पार्ट आरडी शर्मा में नहीं है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे याद है कि एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये चीज वहां पे नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि फिर टेंशन भी क्या लेना है, बिकॉज दिस हैज बीन रिमूव, उन लोग के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो सर ज्यादा मॉड्यूल का भी क्वेश्चन बनाना है क्या? मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। आप उसमें एक्चुअली कुछ जेई लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। वैसे अगर आप रोशन अगर आप आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हो ना, तो इट विल बी मोर देन एनफ, फिर मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। इनफैक्ट ये सबके लिए कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी आरडी शर्मा सॉल्व कर रहा है तो उस आरडी शर्मा या एग्जाम आइडिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ इफ यू आर टारगेटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स प्रॉपर्ली, एग्जाम आइडिया तो इवन बेटर ऑप्शन है आरडी शर्मा के कंपैरिजन में, क्योंकि आरडी शर्मा में कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बट एग्जाम आइडिया जो होता है वो प्रॉपर्ली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। हाँ अनुष्का, मैंने कल बॉयज ग्रुप में भेजा था, जेई वाले ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेजा था। दिव्यांशु आरएस अग्रवाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आरएस अग्रवाल वैसे 11-12 के लिए सबसे बकवास बुक होती है मतलब सॉरी टू से, 10th लेवल पे ठीक होता है बोर्ड्स के लिए, बट 12th में क्या हो जाता है कि वो ज्यादा ही बेसिक हो जाता है, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है। एक ही फायदा मिलेगा आपको दिव्यांशु की, अगर नया वाला आरएस अग्रवाल लिए हो तो वो सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर देता है। तो अगर आगे किसी को बुक लेना भी है, सजेशन विल बी कि एग्जाम आइडिया लो। इनफैक्ट कोई भी बुक, नॉट सेइंग दैट ओनली एग्जाम आइडिया, आप जाकर दुकान में बुक को देखो, अगर उसने मान लो 2019 तक के पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर चैप्टर के बीच में डाले हुए हैं ना, तो वो बुक आपके लिए अच्छी होगी, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ना इन सब बुक्स में एक और फायदा ये मिलता है, अगर आपने 10th में भी सैंपल पेपर या कोई ऐसी बुक खरीदी है, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो कि बहुत बार आता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, मान लो पिछले 10 साल में 4 बार रिपीट हो चुका था, तो इससे आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिव्यांशु, अगर आपके आरएस अग्रवाल में वो सारे क्वेश्चंस है पास्ट ईयर वाले ना, फिर आपको कोई अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी एक ही बुक लो और उसको अच्छे से सॉल्व करो, इट शुड बी मोर देन एनफ। अनुष्का, मॉड्यूल इफ यू आर सॉल्विंग एग्जाम आइडिया एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली बोर्ड्स, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे, इन दैट केस मॉड्यूल को इग्नोर करो। मॉड्यूल का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मॉड्यूल में लास्ट में टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है व्हिच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको इग्नोर कर देना फिर, ठीक है। चलिए फिर गाइस शुरू करते हैं। कितना टाइम हो गया? सी 30 मिनट्स डन। ओके, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने बताया कि ये मेनली हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए करते हैं, पहली चीज। अच्छा, कितने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं? तो देयर आर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देयर आर 3 रो ट्रांसफॉर्मेशंस, मैं आरटी करके लिख रहा हूं, प्लस 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस,
ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, मैट्रिसेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हल्का सा चेंज करने से एक नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन है, इसके अलावा आप कोई और दूसरा ऑपरेशन नहीं लगा सकते। इनवर्स निकालने के दौरान भी आप इन 6 में से ही कोई यूज करोगे। साथ ही साथ जो 3 रो में है वही 3 कॉलम में है। तो इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि हमको 6 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं जानना है, हमको एक्चुअली में 3 ही जानना है। वो 3 को कैसे यूज करते हैं अगर हमको ये पता चल गया तो हम ये रो वाले जब पता चल गए तो कॉलम वाले भी इजीली पता चल जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। गाइस अभी सिर्फ और सिर्फ समझना कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। आपके मन में डाउट आएगा कि अभी इसका फायदा कहाँ होगा। तो इसका फायदा होगा जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे इस हेल्प से, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये मेथड वहां पे किस तरीके से लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लेट्स से ये नंबर 1 ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है एंड ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, मुझे ये पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैंने पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम्स को अपने बीच में इंटरचेंज करा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है R1 फिर एरो दिया हुआ है। ये एरो R2 की तरफ भी जा रहा है, R1 से R2 की तरफ जा रहा है और R2 से R1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो A मैट्रिक्स है, ये जो A मैट्रिक्स है इसमें आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर दोगे। जैसे अगर हम R1 की बात करें तो ये मेरा R1 है और ये मेरा अभी R2 है, राइट। इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये R2 यहां आ जाएगा और ये R1 यहां आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्या किया हमने, सिर्फ 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया। तो कंप्लीटली ये कह सकते हो कि रो 2 को उठा के रो 1 पे रख दिया और रो 1 को उठा के रो 2 पे रख दिया। ओके, सेम आप कॉलम्स के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करना चाहते थे, तो आप क्या करोगे ना, आपका रिप्रेजेंटेशन होगा C1 एरो लगाओगे C3 C3 C1। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा C1 and C3 will get interchanged. C1 and C3 will get interchanged. C1 मतलब कॉलम 1, C3 मतलब कॉलम 3। तो हमारे पास वो जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो नया मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो आप C1 में एलिमेंट क्या दिख रहा है अभी 1 -1 5, तो ये मेरा लास्ट में आ जाएगा 1 -1 5 और मेरा C3 जो है 1 1 7 ये मेरा C1 पे चला जाएगा। और अब आपके मन में C2 को लेकर डाउट आ रहा होगा, सिंस C2 इज नॉट मेंशन्ड, since C2 is not mentioned, मतलब इस ऑपरेशन में मैंने C2 के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, so there will be no change, there will be no change in the position and elements of C2। तो क्योंकि हमने C2 के ऊपर अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं किया, हम C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे थे, तो इसीलिए C2 के ना ही पोजीशन में कोई चेंज आएगा और ना ही C2 के किसी एलिमेंट में कोई चेंज आने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से C2 हमारा क्या था, पहले C2 मेरा था 2 फिर √3 फिर 6, तो अभी भी क्या रहेगा, अभी भी 2 रहेगा फिर √3 रहेगा उसके बाद 6 रहेगा, ठीक है। सर ये मतलब इसका क्या काम है मतलब करने का? इनवर्स निकालने में काम आता है, वो पता चलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बस इस स्टेप्स को समझ लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन हमको वहां पे पता चलेगा, ठीक है, इनवर्स वाले क्वेश्चंस में। सर तो एक बार में रो और कॉलम को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं ना, मतलब एक बार में नहीं, एक ही होगा, या तो हाँ, रो या तो कॉलम। या एग्जैक्टली मान लो कि आपको रो के बाद कॉलम को चेंज करना है, तो पहला एक ऑपरेशन रो स्पेसिफिक होना चाहिए और अगला कॉलम स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अंशु ने सर तो भी यही क्वेश्चन पूछा है। अंशु क्वेश्चन में मेंशन होगा ये? नहीं, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये आपका खुद का डिसीजन होगा।
आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अभी तो ये समझो कि अगर आप चाहो तो आप रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो, किसी दो रो को अपने बीच में, या आप चाहो तो किसी दो कॉलम्स को भी अपने बीच में इंटरचेंज कर सकते हो। करने का तरीका क्या होता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन बस फॉलो करना होता है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना होता है। इसका मतलब होता है अगर आप ये C1 और ये एरो C3 लिख देते हो तो ही पता चल जाता है कि C1 एंड C3 विल गेट इंटरचेंज, ठीक है। अंशु का भी यही क्वेश्चन है कि सर एक साथ या तो रो को चेंज करेंगे या कॉलम को। अंशु मतलब एक साथ या तो आप दोनों रोज को चेंज करोगे या दोनों कॉलम्स को चेंज करोगे। आपका एक ही स्टेप में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने स्टेप में ये नहीं होना चाहिए कि आपने C1 और C3 को भी चेंज कर रहे हो और लेट्स से R1 और R2 को भी चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। C1 के कुछ एलिमेंट्स R1 में कॉमन होंगे, C3 के कुछ एलिमेंट्स R2 में कॉमन होंगे, R1 में कॉमन होंगे, राइट। तो इसलिए हम दोनों चेंजेस नहीं करते, या तो सिर्फ रो चलेगा एक स्टेप में या फिर सिर्फ कॉलम चलेगा एक स्टेप में। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? सिंपल सा इंटरचेंज। अगला ऑपरेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मान लो कि आप देख रहे हो एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें आपको किसी पोजीशन पे कोई एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, किसी पोजीशन पे कोई एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए। तो हम पहले तो क्या करेंगे कि हम इसको इंटरचेंज करके देखेंगे अगर होता है। इंटरचेंज का ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो दूसरा ऑपरेशन हम लगाते हैं ये वाला। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो C3 जैसे कॉलम 3 है, तो हम चाहते थे कि कॉलम 3 में मान लो आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो या इस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो आप उधर क्या कर सकते हो कि आपने इस C3 में चेंज क्या लाया, तो C3 becomes 1/7 टाइम्स ऑफ C3। C3 क्या बन जाएगा आपका 1/7 टाइम्स ऑफ C3। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। इसका मतलब है कि अगेन ये या तो सिर्फ रो के लिए लगाओगे या सिर्फ कॉलम के लिए लगाओगे, एक साथ दोनों चीज नहीं करोगे एक ही स्टेप में। तो मान लो जैसे अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो हम यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट्स को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम के एलिमेंट्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है C3 becomes 1/7 टाइम्स ऑफ C3। इसका मतलब है all elements of C3 will get divided by 7, will get divided by 7। अब ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो एक ही चीज है, 7 से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/7 से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये ऑपरेशन C1 में C3 में परफॉर्म किया गया है तो C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 - 1 पहले भी था अभी भी वही है। C2 में भी कोई चेंज नहीं है, पहले 2 और √3 था अभी भी 2 और √3 है। लेकिन अगर आप C3 को ऑब्जर्व करोगे तो पहले वो 1,1 था और अब वो 1/7, 1/7 हो गया, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए एक और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग इसी मैट्रिक्स पे करते हैं। लेट्स से R2 becomes 4 टाइम्स ऑफ R2 becomes 4 टाइम्स ऑफ R2। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाएगा कि R1 में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो R1 के एलिमेंट्स को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। और चेंज किस में होगा, R2 के एलिमेंट्स में चेंज होगा। और किस तरीके का चेंज होगा, कर सकते हो हम, कर सकते हो। ये तो बस आपको समझा रहा है कि ये किस तरीके से कर सकते हो। मतलब 1/7, अगर क्वेश्चन में 1/7 की जरूरत है तो आप 1/7 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन में अगर 7 से जरूरत है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो। अभी जैसे कि मान लो मुझे क्वेश्चन में उसको 4 गुना करना था, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को 4 गुना करना था, एक रो को 4 गुना करना था, तो मैं क्या करूंगा, R2 becomes 4 टाइम्स ऑफ R2 लिखूंगा। तो अब इसमें R1 जो है, R1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, रो 1 के किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पे आएगा, रो 2 के सारे एलिमेंट्स में चेंज आएगा। तो पहला है -1, उसको 4 गुना करोगे तो -4 हो जाएगा। अगला है √3, उसको 4 गुना करोगे तो 4√3 हो जाएगा। और लास्ट वाला है 1, उसको 4 गुना करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लेन एंड सिंपल। पहला था इंटरचेंज, दूसरा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट, जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं पे थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत होती है,
So the addition of the elements of a row or column, the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any row or column multiplied by a non-zero number. तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि मान लो यहाँ पे रो 2 है, अब हम रो 2 में चेंज करना चाहते हैं। अंशु पूछ रहा है सर जो रो या कॉलम के क्वेश्चन में चेंज करने को बोलेगा वही चेंज करेंगे। अंशु क्वेश्चंस के दौरान आपको पता चलेगा कि वो आप खुद डिसाइड करते हो कि रो में चेंज करना है या कॉलम में चेंज करना है। जनरली क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करेगा, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन बोलेगा कि इनवर्स निकालिए यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस केस में हम सारे के सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाते रहेंगे। या हो सकता है क्वेश्चंस आपको पूछे कि फाइंड द इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस केस में हम सारे के सारे जो ऑपरेशंस लगाएंगे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही लगाएंगे। ठीक है, सो अब इसका ये चेंज आप कब परफॉर्म करते हो? लेट्स से यू वांट टू चेंज R2 with the help of corresponding elements of R1। एग्जाम्पल के तौर पे हम R2 में कोई चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन अब हम R1 के साथ इंटरचेंज करके नहीं, हम R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोई हेल्प लेना चाहते हैं। और कैसे करेंगे हम? बाय मल्टीप्लाइंग, by adding the elements of R2 with some multiplier of the elements of R1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे किस तरीके का चेंज करना चाहते हो? आप यहाँ पे R2 में चेंज लाना चाहते हो, लेकिन R1 के एलिमेंट्स के हेल्प से लाना चाहते हो। और किस तरीके से करोगे? आप R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कुछ मल्टीप्लायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ये देखो जैसे ये क्या लिखा हुआ है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो इसका मतलब है कि R2 के सारे एलिमेंट में आप क्या करने वाले हो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे R1 के एलिमेंट्स के डबल से, तो ये ऑपरेशन होता है ऑपरेशन नंबर 3, जहां पे हम एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ चेंज लाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उसके कोई मल्टीप्लायर्स को भी पिक कर सकते हैं, जैसे इस केस में किया गया। तो यहां देखोगे तो ये रो 1 जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन रो 2 का क्या बोला गया है गाइस? रो 2 में बोला गया है कि रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 करेंगे। तो रो 2 का हर एलिमेंट में आप क्या करोगे? आप रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया। तो उस हिसाब से अगर मैं पहला एलिमेंट पिक करूं, रो 2 का पहला एलिमेंट पिक करूं तो 2 है, तो अब इस 2 के जगह पे क्या होगा? आप 2 के जगह पे, ये 2 की बात कर रहे हैं, ये 2 की, तो अब इस 2 के साथ क्या करोगे? 2 माइनस ये वाला 2 तो वैसे ही होगा R1 में क्या वैल्यू है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 1 दिख रहा है, तो इसीलिए 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 हो गया। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? ये 2 माइनस 2 0, और इसीलिए यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है। सिमिलरली अगले एलिमेंट की बात करें तो अगला एलिमेंट क्या है? वहां पे रो 2 का अगला एलिमेंट है -1। अब हम -1 में किस तरीके का चेंज लाना चाहते हैं? तो सेम जो हमने ऊपर प्रोसेस डिफाइन कर दिया, वही प्रोसेस हर एक एलिमेंट के लिए भी फॉलो होगा उसी रो का। तो अब रो 2 के अगले एलिमेंट में भी क्या करोगे आप? उसको उसके जस्ट ऊपर जो रो 1 का एलिमेंट है उसका -2 टाइम्स के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे। तो -1 के ठीक ऊपर में एलिमेंट है 2, -1 के ठीक ऊपर एलिमेंट है 2, तो आप इस -1 के साथ क्या करोगे? 2 टाइम्स ऑफ 2, क्योंकि R1 का एलिमेंट 2 था, ठीक है। ये 2 अलग है और ये 2 अलग है,
ये 2 तो ऑलरेडी आपने प्रोसेस में डिफाइन किया था और ये R1 का उस जगह पे एलिमेंट 2 आया था, तो दिस विल गिव यू -1 -4 -1 -4 विल गिव यू -5, ठीक है, -1 -4 विल गिव यू -5, तो इसीलिए यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं छोटा सा, उसमें आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो ताकि थोड़ा सा क्लियर होगा। तो मान लीजिए मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं कह रहा हूं कि यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, use elementary transformation to make all elements of A 0। चलो मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं आपको। काम क्या है, अभी ए मैट्रिक्स के अंदर मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। चलो अभी सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है ना। सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर आप सारे एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करो, सारे एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करो। सोचिए कैसे करोगे। फिर आपको रियलाइज होगा कि क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन से सब हो सकता है क्या। चलो पहले थोड़ा सा आसान करता हूं मैं, फिर आपको ए वाला देता हूं। मतलब आपको उसमें चेंजेस लाकर ये लाना है, 1001 लेकर आना है, चेंजेस करके 1001 लाना है। रोशन ने क्या किया, जीरो लाने के लिए R1 को चेंज कर दिया R1 इंटू 0 और R2 को चेंज कर दिया R2 इंटू 0। बहुत स्मार्ट थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा जगह पे मिस कर गए। ये देखो क्या लिखा हुआ है भाई, नॉन जीरो नंबर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। रोशन, दिव्यांशु आ गया, भेजो तो मेरे को व्हाट्सएप पे। ट्राई कीजिए गाइस। एक्चुअली में इसमें जो भी दिमाग लगाओगे, अगर ये कर पाए तो समझ जाओ कि इनवर्स निकालना सीख गए हो, भले अभी तक हमने शुरू ना किया हो। सर अगर 3 का जगह 2 होता तो और आसान होता। तब आधा कर देते ना, फिर माइनस कर देते। मैं थोड़ा शुरू करूं क्या। दिव्यांशु कहाँ भेजे हो, ग्रुप पे भेजे हो क्या। आया नहीं है क्योंकि अभी तक।
अच्छा अच्छा, हाँ आ गया आ गया। दिव्यांशु सेकंड वाला गलत लिखे हो, C2 R2 माइनस R1 करके जो लिखे हो गलत हो गया। अंशु थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करो, 2-3 मिनट के लिए ट्राई करो। ओम अभी ट्राई कर रहा है, उसने मैसेज दिया है। जैसे एक चीज देखो, अभी मैं आपको चाहता हूं कि आप इसमें एक इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आओ। तो नो चेंज इन A1, आप अगर देखोगे तो मुझे A12 को A12 में क्या करना है, 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। A21 को क्या करना है, 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। और A22 को क्या करना है? सर मेरा 100 माइनस 1 आ रहा है। 100 माइनस 1 आ रहा है। चलो मैं अभी बताता हूं। अब चलो गाइस, सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है ना, हमेशा सबसे सिंपल सा जो प्रोसेस होता है, और हाँ जो भी प्रोसेस यहाँ पे सीखोगे वही वहां पे काम है इनवर्स में, वही सेम प्रोसेस काम करेगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो मैंने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ये 1 में हमको कोई चेंज नहीं लाना है, इस 1 में मेरे को कोई चेंज नहीं लाना है, राइट। A11 में नो चेंज, और बाकी में क्या क्या चेंजेस लाने हैं ये हमको पता है। हमको उसमें से 2 एलिमेंट को 0 बनाना है और हमको एक एलिमेंट को 1 बनाना है। तो सिंपल सा जो तरीका है वो ये, अच्छा सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है अभी, सिर्फ रो। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताऊंगा वो ये है कि आप सबसे पहले चेक करो कि 1 किसको किसको बनाना है। सबसे पहले चेक करो कि 1 किसको किसको बनाना है। तो एक तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, अब मुझे A22 को 1 बनाना है, मुझे A22 को 1 बनाना है, ठीक है। तो 4 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो माई आंसर विल बी, कभी भी एक ऐसा नंबर है चाहे 4 हो चाहे -4 हो, जब आपको उसको 1 बनाना है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बताओ, 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? 1/4। 1/4। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस क्या होना चाहिए, मैं अभी इस 4 को 1 बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, 4 जो है, और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो कहने के लिए 4 कौन सा रो में आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरा रो 2 में। अच्छा अब एक बार अगर हम लोग एक एक करके ऑपरेशंस को देखें, तो पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। तो अगर मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूं, सुनो ऐसे आप सोचोगे ना कि अगर आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या आपको इधर 1 मिल जाएगा, बताओ अनुष्का। अगर हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा 4 की जगह पे? यस सर। कैसे आएगा? अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये एलिमेंट्स अपने बीच में इंटरचेंज हो जाएंगे ना, और ये एलिमेंट्स अपने बीच में इंटरचेंज हो जाएंगे, यही तो होने वाला है। यस सर। 1 नीचे आ जाएगा लेकिन हमको 1 यहाँ चाहिए 4 की जगह पे, तो उधर आ सकेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करोगे तो 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, राइट। एक मिनट। ठीक है, वो 2 इधर आ जाएगा 4 उधर चला जाएगा। ये आ रही है बात समझ में? अगर हम यहाँ पे निखिल बताओ, अगर हम यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाते हैं R1 और R2, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 और R2 को अगर मैं ये रखता हूँ तो 2 4 की जगह आ जाएगा और 4 2 की जगह आ जाएगा ना, यस और नो? निखिल आवाज आ रही है आपको? एक एक करके आपको यहाँ पे स्टेप्स को समझना पड़ेगा गाइस, कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑपरेशन है। तो अगर आपके दिमाग में पहला ऑपरेशन आता है, कि R1 और R2 को इंटरचेंज करना, तो वहां से
जो 1 2 है अब वो नीचे हो जाएगा, और जो 3 4 है वो नीचे हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो कहने के लिए जब हम ऑपरेट इस तरीके का चेंज करते तो ये अपने बीच में चेंज हो गया, कहने के लिए ये यहाँ चला आएगा और ये इधर आ गया, सिमिलरली ये यहाँ चला गया और ये इधर आ गया, यही चीज हुआ है ना यहाँ पे। बट क्या हमको यहाँ पे 1 मिला? नहीं मिला। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने का मेरे को कोई फायदा होना था क्या? नहीं होना था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया मेरा पहला ऑपरेशन, इस तरीके से सीखोगे ना। फिर आते हैं रो 2 पे। रो 2 क्या, ऑपरेशन 2 क्या कह रहा है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1 लाना चाहता हूं और ये मेरा R2 का पार्ट है, तो क्या मैं अब R2 के जगह पे 1/4 टाइम्स ऑफ R2 लिख सकता हूं? क्योंकि दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, 1/4 इज अ नॉन जीरो नंबर, और हम एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 4 को, जैसे मैंने पूछा कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, तो आपने बताया 1/4। ठीक है, तो अगर हम रो 2 में ये वाला चेंज करते हैं तो ऊपर का एलिमेंट तो वैसा ही है रो 1 का, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा अब 3/4, और 4 बन जाएगा अब 4/4, और 4/4 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। बोलो, ये समझ में आया आप सबको? ये समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट ऑपरेशन को सोचा, लगा के भी देखा, काम नहीं किया। फिर हम दूसरे ऑपरेशन को लगाए, तो दूसरा ऑपरेशन से मुझे ये वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है गाइस? तो मैंने इसमें से ये वाला काम तो कर लिया, ये वाला काम तो हो गया। अब बचा क्या, A12 और A21। मतलब कि ये जो 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/4 की जगह पे मैं 0 करना चाहता हूँ, और ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 की जगह पे भी मैं 0 करना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे करूंगा? एनीवन? कोई बता सकता है कैसे करेंगे चेंज? सोचिए। अगेन ऑपरेशन नंबर 1 लगा के तो फायदा नहीं है, जहां पे हम 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं, उससे काम नहीं होगा क्योंकि 0 कहीं नहीं है ऐसे भी। ऑपरेशन नंबर 2 कहता है कि एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आने वाला, तो ऑपरेशन नंबर 2 भी नहीं लगेगा। बचा क्या? ऑपरेशन नंबर 3 बचा, यहाँ पे। बट ऑपरेशन नंबर 3 लगा सकते हो क्या? लगाओगी तो कोई दिक्कत होगी? ट्राई करो। यहां नहीं ट्राई करोगे तो दिक्कत होने वाली है गाइस। ट्राई करके देखिए ऑपरेशन नंबर 3। बताओ। सर A12 0 हो जाएगा अगर 2R2 करते हैं तो। आप कह रहे हो कि A12 0 हो जाएगा? A12 मतलब ये, जब आप 2 टाइम्स ऑफ R2 करते हो तो, ठीक है। चलो मैं उसको लगाता हूं यहाँ। आपने बोला कि R1 को हम करेंगे R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, यही कह रहे हो? यस सर। अब अगर ओम हम ये चीज परफॉर्म करते हैं तो हमारा रो 2 में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। रो 2 मेरा 3/4 और 1 रहेगा। रो 1 में क्या चेंज हो जाएगा? तो पहला एलिमेंट देखो, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/4, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1। अब यहाँ पे ओम दिक्कत ये होगी कि ये 0 तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ ये आपका -1/4 भी तो -1/2 भी तो आ गया। अब ये हमको 1 चाहिए था, तो क्या बन गया ये? -1/2।
राइट? प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? सर हाँ बोलिए। R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 तो 0 हो जाएगा। आप R2 को चेंज कर रहे हो 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1। R1 नहीं, R2 को हाँ चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, मतलब ये स्टार्टिंग में कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो कि यहाँ कह रहे हो? आर्यन बताओ। अभी 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 वाले में, ठीक है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे हम लगाएंगे R2 में R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये कह रहे हो। लेकिन इससे आपको चेंज जो भी आएगा वो तो आप R2 पे लगा रहे हो ना, R1 पे तो कोई चेंज नहीं है। बताओ, आ रही है दिक्कत? सो अब देखो, अगर आप इस दिक्कत से दूर भागना चाहते हो तो आप क्या करोगे? जो सिंपल तरीका होता है वो कहता है कि आप हमेशा, अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमेशा ऐसे ऑर्डर में चलोगे। मतलब पहले इधर से शुरुआत करोगे, फिर आप इस मैट्रिक्स इस वाले पोजीशन पे आओगे, उसके बाद इस वाले पोजीशन पे आओगे, फिर इस वाले पोजीशन पे जाओगे। ठीक है, हमेशा यही फॉलो करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि हम 1001 लाना चाहते थे, तो एक्चुअली में हमको ये वाला साइकिल फॉलो करना होगा। अब पहले देखोगे तो जहां यहां से स्टार्टिंग करना है, यहां पे एंड करना है, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा और ये मेरा थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप इस पोजीशन के लिए रहेगा, मेरा दूसरा स्टेप इस पोजीशन के लिए रहेगा, तीसरा स्टेप इस पोजीशन के लिए रहेगा, एंड फाइनली चौथा स्टेप इस पोजीशन के लिए रहेगा। और देखो अगर हम इसको फॉलो करते तो कितनी इजीली काम होता है। तो मेरा पहला स्टेप जो है, स्टार्टिंग जो है उसमें ऑलरेडी 1 है, तो वहां तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या दिख रहा है? दूसरा स्टेप है ये जो 3 है, इस हिसाब से जो मैंने आपको बताया। तो स्टेप 2 में मुझे क्या करना है? स्टेप 2 में जो A21 जो है, A21 में 320, A21 वाली जगह पे क्या करना है? 3 को 0 बनाना है, राइट? 3 को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली रो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, तो मैं यहां लिखूंगा R2 चेंजेस टू, क्योंकि वो चेंज हमको रो 2 के एलिमेंट में करना है। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं गाइस, और वो भी रो के हेल्प से, तो कहीं ना कहीं 3 में जो भी चेंज आएगा वो 1 के हेल्प से आने वाला है। 3 में जो भी चेंज आएगा वो 1 के हेल्प से ही आएगा। इज दिस क्लियर? 3 में कोई भी चेंज आएगा वो उसके जस्ट ऊपर वाले रो में जो भी एलिमेंट है उसके हेल्प से आने वाला है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 को मेरे को माइनस करना है, किसके हेल्प से? ऊपर वाले एलिमेंट जो कि 1 है, तो 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करूं ताकि वो 0 आएगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि x का वैल्यू 3 होना चाहिए। मतलब कि जब मैं 1 को 3 गुना करूंगा और उसके बाद वो चीज अगर रो 2 से सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, 1 को 3 गुना करूंगा और उसके बाद अगर वो चीज रो 2 से सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो वो 0 हो जाएगा। आप इस प्रोसेस को देखो। अब जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया है रो 1 में, रो 2 में, तो अब रो 2 में मैंने ऑपरेशन क्या लिखा है? R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो अब R2 का जो भी एलिमेंट था वो माइनस होगा किससे? 3 टाइम्स ऑफ उसके करेस्पॉन्डिंग R1 वाले एलिमेंट से। तो इसके जस्ट ऊपर में एलिमेंट था 1, और यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि ये भी R2 का एलिमेंट है। तो अब इस 4 की जगह पे क्या आएगा? 4 की जगह पे आएगा 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, 4 के जस्ट ऊपर एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको? 4 के जस्ट ऊपर एलिमेंट दिख रहा है 2, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, और यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2। तो फाइनली ये कितना हुआ? फाइनली ऊपर में तो 1 2 रहा, ये देखिए ये बन गया 0, और ये हो गया आपका 4 माइनस 6 माइनस 2। बोलिए ये स्टेप सबको समझ में आया क्या? क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? प्लीज चेकआउट कीजिए अभी तक मैंने क्या क्या चीजें बोली हुई हैं।
मैंने बोली है कि आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा होगा उन सारे क्वेश्चंस में आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। आपका स्टार्टिंग यहाँ से, फिर ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप चलेगा। अब इस केस में क्या है, इस केस में जो स्टार्टिंग जहां से करना था वो ऑलरेडी सही वैल्यू है, वहां पे वहां के वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर क्या करेंगे, हम आएंगे नीचे वाले पे, वहां पे है 3। अब 3 में हम चेंज लाना चाहते हैं, तो 3 में जो भी चेंज आएगा ना वो उसके ऊपर वाले रो के हेल्प से आने वाला है। 3 हमारा रो 2 था, तो रो 2 में जो भी चेंज आएगा वो रो 1 के हेल्प से आएगा। अब अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करूं तो नीचे था 3, ऊपर है 1, तो 3 में मुझे 3 को 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से। तो आपको ये सोचना पड़ेगा गाइस कि आखिर उस 1 में हम कितना मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 3 से सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो 0 बनेगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि उसको 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास ये आ गया। तो अब देखिए ये पोजीशन डन, ये पोजीशन डन। इस ऑर्डर के हिसाब से फिर सर अब आपको कहां जाना है बताओ, बोलो आ रहे हो। सर A22 एलिमेंट कैसे किए, फिर से बताइए ना एक बार। A22 देखो ये ऑपरेशन किस पे डाला है मैंने, रो 2 पे। यस सर। क्या ऑपरेशन है, रो 2 R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। यस सर, समझ गया हाँ। ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है वैसे ये आपका R1 का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये भी R1 का एलिमेंट है, बट हम लोग क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ डील करते हैं तो इसलिए वो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिख रहा है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। ओम का आ गया, वेरी गुड ओम। अभिषेक, अनिमेश, यहां पे कोई दिक्कत है क्या? हर्षित, रिवांश, रितेश, रितेश आवाज जा रही है आपको? हाँ सर। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ओके, तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है गाइस? थर्ड पोजीशन पे अब मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? अब मुझे फोकस करना चाहिए इस पे, इस -2 पे। इस -2 को क्या बनाना है आपको? -2 को क्या बनाना है बताओ? 1 1 बनाना है, राइट। तो -2 को 1 बनाना है। आप बताइए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखो याद रखो इस तरीके के क्वेश्चंस में जब भी मुझे 0 बनाना पड़ता है तो मुझे ऊपर के रो का हेल्प लेना पड़ता है हमेशा। लेकिन जब मुझे किसी एलिमेंट को 1 बनाना होता है ना तो मैं खाली उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैं बताऊं कि -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा? माइनस -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा? -1/2 -1/2। तो अगर अगले पेज में जाते हैं, हमारे पास लास्ट स्टेप करने के बाद हमारे पास आया था 1 0 2 -2। अब मेरा फोकस है इस वाले एलिमेंट के ऊपर गाइस, ठीक है, इस वाले एलिमेंट में फोकस है। तो हम क्या करेंगे, हम रो 2 में क्या चेंज करने वाले हैं, हम रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 टाइम्स ऑफ रो 2 से। रो 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं -1/2 टाइम्स ऑफ रो 2 से। तो इससे क्या होगा, मेरा रो 1 में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और अब आप ठीक से देखो तो जब 0 को -1/2 टाइम्स करोगे, 0 को तो -1/2 टाइम्स ऑफ 0 होगा ये, और यहां पे -1/2 इंटू -2, तो कितना बन गया ये? ऊपर तो 1 2 है, नीचे अभी भी ये वाला 0 ही रहेगा क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 रहने वाला है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। तो जो मैंने साइकिल बताया है उस साइकिल के अकॉर्डिंग हम थर्ड स्टेप भी कर चुके हैं। अब हमको जाना है फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है, ये जो 2 दिख रहा है इस 2 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। यस सर। तो फोर्थ स्टेप में वो जो A12 वाला एलिमेंट है उसमें हमको 2 को 0 बनाना है। और मैंने अभी आपको जस्ट क्या बोला कि जब भी हमको 0 बनाना होता है, जब भी, तो 0 बनाने के केस में हम क्या करते हैं, हम
दूसरे रो का हेल्प लेते हैं, और 1 बनाने के केस में क्या करते हैं, हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे सोचना होगा गाइस कि ये जो रो, जो ये 2 है, इसको 0 बनाना है, तो इसमें इसके नीचे वाला जो इसके साथ जो रो है, इसके नीचे जो रो है उसका हेल्प लेंगे हम। तो आप बताओ कि 2 में 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करके माइनस करने से काम बनेगा? 2 में 1 से कितना बार माइनस करने से काम बनेगा यहाँ पे? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से मेरा अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो इसके कारण सबसे पहले मेरा R2 में कोई चेंज नहीं, तो R2 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखो R1 के लिए, तो R1 में मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट R1 का एलिमेंट क्या होगा, R2 का एलिमेंट के दुगना से माइनस होने वाला है। तो इस 1 के लिए देखोगे तो यहाँ पे 0 है, और इस 2 के लिए देखोगे तो 1 है। तो इट्स गोइंग टू बी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, और यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं, सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, तो हमारा लास्ट में ये 1 ही रह गया, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है। और ऊपर देखोगे तो 2 माइनस 2 वो हो गया 0, 2 माइनस 2 हो गया 0। बोलो, ये प्रोसेस समझ में आया आप सबको? फिर से मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ट्राई टू फॉलो दिस ऑर्डर, कभी फंसोगे नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन में हम करना क्या चाहते थे, तो हम इसमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते थे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा, जब भी आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा, आपको ये वाला डायरेक्शन फॉलो करना है। तो आपका स्टार्टिंग यहाँ से होना चाहिए, सेकेंड स्टेप इस पे फोकस होना चाहिए, थर्ड स्टेप इस पे फोकस होना चाहिए, फोर्थ स्टेप इस पे फोकस होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप के हिसाब से मेरे को यहाँ 1 चाहिए था, ऑलरेडी 1 था। अब मेरा सेकेंड स्टेप पे फोकस क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में मुझे 0 लाना है, थर्ड स्टेप में मुझे 1 लाना था, और फोर्थ स्टेप पे मुझे 0 लाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो स्टार्टिंग जो करना है, उस स्टार्टिंग के हिसाब से तो भाई साहब 1 है, जहां चाहिए था उधर 1 है। तो हम इसीलिए कहां पे आ गए, हम आ गए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में फिलहाल मुझे 3 दिख रहा है। इस 3 को मुझे क्या बनाना है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इस 3 को मुझे क्या बनाना है, 3 को 0 बनाना है। तो जब भी मुझे किसी जगह पे 0 लेकर आना है, तो मुझे हमेशा थर्ड ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, हमेशा थर्ड ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और या फिर कह सकते हो कि उसमें हमेशा हम दूसरे रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सोचना था कि मुझे 3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, 3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, तो मुझे 1 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत आसान था, 1 में 3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 लिखा गया है। ठीक है, और इस सर हिसाब से फिर यस बोलिए। सर जैसे इसमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो 1 0 और 0 1 था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो उसमें उसमें अलग, मतलब कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? हाँ पड़ेगा जैसे पड़ेगा, कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जो इनवर्स निकालते हैं ना, तो वहां पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस ही ये रहता है कि हम उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। तो इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ही काम करेगा। अगर आपको मैंने रैंडमली मान लो कुछ अलग अलग वैल्यूज डाल दी, तो वहां पे हमको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, और उस तरीके का क्वेश्चन एक्चुअली पूछा भी नहीं जाता। यहाँ पे जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए करते हैं, और वो इनवर्स निकालने में हमारा फोकस जो होता है एक्चुअली एक प्रोसेस जब बताऊंगा तो पता चलेगा कि वहां पे मेन फोकस जो रहता है दैट इज टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को चेंज करके मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और आपको कभी भी नहीं पूछेगा कि इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करके ये लेकर आओ, बिकॉज देन उस केस में क्या होगा, रोशन की फिर आपको रो कॉलम दोनों यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हम सिर्फ रो से भी काम हो जाता है या सिर्फ कॉलम से भी काम हो जाता है, इस ऑर्डर को फॉलो करके। एम आई क्लियर?
यस सर। सर R1 माइनस R1 कर सकते हैं? R1 माइनस R1 नहीं कर सकते। आप अगर ऑपरेशन को देखोगे, इस ऑपरेशन नंबर 3 की बात कर रहे हो, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, एनी अदर मतलब कोई दूसरा रो और कॉलम के साथ ही जुड़ेगा और या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और बाकी मल्टीप्लिकेशन में तो नोटिस कर ही चुके हैं, नॉन जीरो नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 को 0 बनाया, ये पोजीशन डन हो गया। अब मेरे को साइकिल के हिसाब से यहाँ पे आना था, -2 को 1 बनाना है। तो जब भी आपको किसी जगह पे 1 बनाना है तो आप क्या करोगे, आप हमेशा उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो -2 का इनवर्स क्या होने वाला है, यहाँ पे -2 का इनवर्स होगा -1/2, या फिर कह सकते हैं कि -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा, दैट इज -1/2। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने √2 में क्या चेंज लाया, -1/2 टाइम्स ऑफ √2 किया। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो पहला स्टेप डन, दूसरा स्टेप डन, तीसरा स्टेप डन, चौथा स्टेप है वो जो 2 दिख रहा है, उस 2 को 0 बनाना है। और जब भी हमको कहीं पे 0 बनाना होता है तो हमेशा हम हेल्प लेते हैं किसका, हम हेल्प लेते हैं ऑपरेशन थर्ड का। तो यहाँ पे ऑपरेशन थर्ड मतलब किसी दूसरे रो का हेल्प लेंगे। तो 2 को 0 बनाना है इस 1 के हेल्प से, आसान था। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 करोगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं दिव्यांशु, वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता दिव्यांशु। आप C21 को R21 माइनस R11 नहीं कर सकते। इट हैज टू बी कंप्लीट रो, मतलब अगर हम रो में चेंज लाना चाहते हैं तो किसी दूसरे रो के हेल्प से ही लाएंगे। अगर हम रो में चेंज लाना चाहते हैं तो दूसरे कॉलम के हेल्प से नहीं लाएंगे, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन, अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया है तो एक काम कीजिए, पहले आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और आप लोग अभी उसको जल्दी से सॉल्व करो ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे डाला है 7 - 6 -12/5 एंड +2, या 0 लिख देता हूँ। चलो सबको इसको सॉल्व कीजिए रैंडमली, मैं किसी का भी नाम लूंगा यार, तो एवरीवन हैज टू सॉल्व। कन्वर्ट इट टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कन्वर्ट इट टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन है यार, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा होता था कि पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आता था और वो 3x3 का मैट्रिक्स देता था। नहीं दिव्यांशु, वो नहीं कर सकते हो आप। लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम लिखे हो, राइट हैंड साइड में रो लिखे हो, ठीक है, वो नहीं हो सकता। आपका ऑपरेशन रो 2 को चेंज करो रो 1 और रो 2 के हेल्प से चलेगा, या कॉलम 1 को चेंज करो कॉलम 1 और कॉलम 2 के हेल्प से, वो चलेगा। तो यहाँ पे कॉलम यूज कर सकते हैं? आप यहाँ पे सिर्फ एक करो, या तो सारे स्टेप्स सिर्फ रो के हेल्प से करो या सारे स्टेप्स कॉलम के हेल्प से। मैंने अभी जो साइकिल बताया उस साइकिल को फॉलो करके रो मैट्रिक्स ही लगाओ, ओनली रो ऑपरेशंस। जब तक आप रो में एकदम पक्के हो जाओगे ना तो कॉलम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्राई कीजिए, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नीलू बिल्कुल हो सकता है, जो पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आता था ना बोर्ड एग्जाम्स में, वहां पे वो 3x3 मैट्रिक्स देते थे और उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता था। तो उसका कोई प्रोसेस में एकदम अलग नहीं होता है, वो बस लेंदी हो जाता था तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता था। अभी मैंने 2x2 दिया है ताकि आप प्रोसेस को समझ जाओ, और सेम प्रोसेस वहां पे भी फॉलो होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा वहां पे सीखना नहीं पड़ेगा।
गाइस एकदम डरना नहीं है, पहली बार कर रहे हो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो मैंने प्रोसेस बताया है, जहाँ पे 0 करना है वहाँ पे ऑपरेशन 3 लगता है, और जहाँ पे 1 बनाना है वहाँ पे ऑपरेशन 2 लगता है मेनली। 1 बनाने वाले केस में आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। हिंट चाहिए फर्स्ट स्टेप का। अनुष्का देखिए, आपका स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, हमेशा यहां से होना चाहिए, ठीक है। ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ना, ये डायरेक्शन फॉलो होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग है यहाँ पे, उस हिसाब से अगर हम इधर आए तो जो 7 दिख रहा है आपको, इस 7 को हम 1 बनाना चाहते हैं, इस 7 को हम 1 बनाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, 7 जो है वो आपका रो 1 का पार्ट है ना, तो आप रो 1 को 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगी ताकि वो 1 बनेगा, बताओ। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगी, 1/7। सर 1/7। हाँ, तो बस रो 1 आपका पहला स्टेप होगा, रो 1 चेंजेस टू 1/7 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो अब आपका उस हिसाब से पहले तो हम रो 2 लिख देंगे वैसे के वैसे, और फिर हम ऊपर वाले एलिमेंट में 7 को 1/7 करोगे तो 1 हो गया, और -6 को 1/7 करोगे तो -6/7 हो गया। तो ये मेरा पहला ऑपरेशन डन। अब मेरा अगला स्टेप कहाँ पे होगा बताओ। सर R12 में होगा। हाँ, R12 नहीं, A12 बोलोगे आप उसको, हाँ, A21 बोलोगे, A12। A21 ना। अब इधर आओगे ना, ये दिस इज सेकंड रो, पहला यस कॉलम सर, है। ये सर A21 उसके हाँ, बाद तो हम यहाँ पे -12/5 को 0 बनाना चाहते हैं। अब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि स्टेप 2 शुड बी टू चेंज -12/5 टू 0। और मैंने आपको बताया कि जब भी हमको किसी चीज को यहाँ पे 0 बनाना होता है, हम हमेशा ऑपरेशन नंबर 3 का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे रो 2 में हम चेंजेस लाएंगे, उसको 0 बनाएंगे रो 1 के हेल्प से। तो आपका बेसिकली अब दिमाग में क्या चलना चाहिए कि मुझे -12/5 को 0 बनाना है, और इसमें मुझे हेल्प करेगा उसके ऊपर जो एलिमेंट है, अभी उसके ऊपर एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो आप इसमें क्या चेंज लाओगे, सो द चेंज विल बी R2 changes to R2 plus 12/5 times of R1, क्योंकि देखो ऊपर 1 है, 1 को जब आप 12/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/5 रहेगा, और नीचे आपके पास -12/5 है। तो जब आप -12/5 को +12/5 के साथ ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। सर लेकिन ऐसे करने पे हम लोग का जो इधर 0 है उसको तो हम लोग इन्वर्स नहीं ना कर सकते हैं। कौन सा, ये 0 की बात कर रहे हो। यस सर। उसकी टेंशन मत लो ना। अगर आप इस साइकिल को फॉलो कर रहे हो, जो मैंने साइकिल बताया, तो आपको आपकी गलती नहीं होने वाली। वहां पे 1 लाना होगा, हम बाद में ले आएंगे रोशन, कोई दिक्कत वाली बात ही सर नहीं है। लेकिन नहीं आ रहा है, मतलब कि उससे इफेक्ट पड़ जा रहा है इसके बगल वाला एलिमेंट पे। नहीं पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने चेंज किस पे किया है, हमने रो 2 पे चेंज किया है। रो 2 पे हमने चेंज किया तो ये 0 बन गया। अब ये कितना बन गया बताओ। तो रो 2 इज रो 2 प्लस 12/5 टाइम्स ऑफ R1। तो अब इसका अगर हम बात करें, सो दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस 12/5 times of -6/7. So this value will be equal to, ये 1 हो गया, ये -6/7 है। अनुष्का म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। 1 यस 6/7। सर, हम वो नहीं किए थे, मतलब कि सेकंड वाला। अच्छा, उसके बाद ये हो गया आपका -72/35। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेप डन हो गया। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा कि इसको हम लाना चाहते हैं अब -72/35 जो दिख रहा है रोशन, इसको 1 बनाना मेरा तीसरा स्टेप होगा। क्या बताया था मैंने, यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा ये पोजीशन। तो इस पोजीशन पे आप ही बताओ कि -72/35 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो 1 हो जाएगा। चैट में ओम आप R2 + 12/5 नहीं कर सकते हो। R2 + 12/5 टाइम्स ऑफ R1 चलेगा,
लेकिन आप सिर्फ एक नंबर नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। अंशु कह रहे से फर्स्ट स्टेप में R1 माइनस R2 प्लस R2 कर सकते हैं क्या? लेकिन अंशु उससे फिर आपने माइनस R2 प्लस R2 किए तो फायदा क्या हुआ? सर माइनस नहीं किया है वो, चैट में आपने यही लिखा हुआ है R1 रो वन है कौन सा है वो? सर, रो वन और रो वन लिखे हैं बस, उसके अच्छा, बाद तो आप कह रहे हो कि रो वन में रो वन प्लस रो टू करना चाहते हो, ये कह रहे हो? तो देखिए, यस निखिल, बाकी लोग दीक्षा, ये -72/35 जो है, अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? दिव्यांशु जल्दी बताओ यार। सर सेम नंबर से -72/35 1 बनाना है तो उसका रिवर्स करोगे ना? रिवर्स हो ये सर, उसका रिवर्स है 35, मतलब -35/72। हाँ, तो ये हो जाएगा आप कहने के लिए, आप R2 में चेंज लाओगे, R2 चेंजेस टू -35 डिवाइडेड बाई 72 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया तो वो 1 ही रहा, ये -6/7 ही रहा। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो ये 0 ही रहेगा, और ये बन जाएगा आपका 1। तो मेरा थर्ड स्टेप भी डन हो गया। अब मेरा फोर्थ स्टेप किस पे होगा? फोर्थ स्टेप होगा ये -6/7 को 0 बनाना है, और 0 बनाना है तो मुझे इसमें ऑपरेशन 3 लगाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे नीचे जो उसका एलिमेंट है 1, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस, आप ही बताओ, -6/7 को किसके साथ जोड़ोगे तो 0 बनेगा? 6/7 -7 को किसके साथ जोड़ोगे? 6/7 के साथ जोड़ोगे तभी ना 0 आएगा। तो इस 1 को 6/7 बनाना है, इस 1 को 6/7 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो प्लस 6/7 टाइम्स ऑफ R2 रहेगा, प्लस 6/7 टाइम्स ऑफ R2 रहेगा। दीक्षित थर्ड स्टेप आपका गलत है गाइज, हमेशा नया मैट्रिक्स पे काम करोगे, हमेशा नया मैट्रिक्स पे। देखो, फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये मैट्रिक्स आया था, सेकेंड स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स आया है, थर्ड स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स था। तो आप जब सेकेंड स्टेप परफॉर्म कर रहे हो तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स पे नहीं देखोगे दीक्षा, आप देखोगे नए मैट्रिक्स के ऊपर। जब हम थर्ड स्टेप परफॉर्म कर रहे थे तो ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए इस मैट्रिक्स को देखा गया था, ना कि ऊपर के किसी दो मैट्रिक्स को। ओके, सो अब यहाँ पे व्हाट इज R1? तो R1 will get changed to R1 plus 6/7 times of R2. R1 will get changed to R1 plus 6/7 times of R2. So इसके कारण हमारा रो 2 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रो 2 मेरा 0 और 1 ही रहेगा, रो 2 मेरा 0 और 1 ही रहेगा। लेकिन रो 1 में क्या हो जाएगा? ये 1 रहने वाला है और ये 0 बन जाएगा। तो ये मेरा फाइनल डन, ये मेरा फाइनल हो गया डन। सर मतलब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब खुद से ये दिमाग लगाना है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सब्ट्रैक्शन करें जिस वजह से वो 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और वो किसी दूसरे रो पे ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे इतना तो क्लियर हो गए थे हम लोग दीक्षा की, अनुष्का, कि -6/7 को अगर हमको 0 बनाना है तो मुझे उसमें -6/7 में +6/7 करना था, राइट। लेकिन ये +6/7 हमको कैसे लाना है? तो हम उसमें इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, कहने के लिए रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6/7, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है। ओके, और ये साइकिल में गाइस देखो होता क्या, मैंने आपको इस साइकिल पे क्यों फोकस किया, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये साइकिल इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आपने जो पिछला स्टेप में जो नंबर निकालने पे जो फोकस किए थे ना, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे कि मेरा पहला स्टेप का फोकस था यहाँ पे 1 लाना, तो 1 जब आ गया ना तो नोटिस करो मैंने बाकी स्टेप जब भी परफॉर्म किए तो वो 1 में कोई चेंज नहीं आया, उस 1 में वो वहां का वही का वही 1 रहा है।
जब मैंने सेकंड स्टेप करने के बाद 1 के नीचे 0 ले आया मैं, तो अब मैंने जब थर्ड स्टेप परफॉर्म किया या फिर फोर्थ स्टेप परफॉर्म किया तो उसमें 0 के अलावा कुछ नहीं आया, वो 0 ही रहा। तो आपको यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से उस प्रोसेस को डिफाइन या कह सकते हो निकाला गया है कि वो पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करो, वो पर्टिकुलर पोजीशंस को फॉलो करो, खुद ब खुद आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका काम क्या होगा, आप घर पे खुद से पहले कुछ मैट्रिसेस का इस तरीके से उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करना। अगर दिक्कत होती है आप चैट ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो वहां पे कि सर मैंने ये रैंडमली मैट्रिक्स लिखा था, मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहता था, बनानी चाहती थी, लेकिन वो हुआ नहीं, तो बताइए कहाँ पे गलत हो रहा है। मैं देखकर आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा स्टेप पे गलत है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को ये खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिस किया मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स लिखा है और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। The only thing which I was following is the process, and the process was saying कि पहले इस पोजीशन को 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर इसको 1 बनाइए। और मैंने हर जगह पे सिर्फ रो, नोटिस करो मैंने रो और कॉलम का मिक्स नहीं किया है, मैंने हर जगह पे सिर्फ रो ऑपरेशन लगाया है। और आप भी यही करोगे, या तो सिर्फ रो लगेगा या फिर सिर्फ कॉलम लगेगा, दोनों नहीं मिक्स कर सकते। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। छोटा सा काम दिया है मैंने आपको, क्या करना है, खुद से रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या करना है, बस पहले 2x2 के 2-3 क्वेश्चंस लेना, उसको इनवर्स बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। जब उसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो 3x3 के लिए मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर इसका पीडीएफ तो अपलोड हो जाएगा ना हाँ नोट्स हाँ, बस बनाने के लिए? अभी 2 मिनट में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्लास एंड करूंगा, फाइल सेव करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, सर मतलब बोलिए। जैसे यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया, तो इसके अलावा कोई और भी मैट्रिक्स दे सकता है बनाने के लिए? नहीं देता, मतलब जो हम इनवर्स, अल्टीमेटली हम ये इनवर्स निकालने के लिए सीख रहे हैं ना, तो वहां पे और कोई हमारा फोकस ही नहीं होता, हमारा फोकस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के ऊपर। लेकिन मान लो प्रैक्टिस के लिए कोई और मैट्रिक्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट वहां पे क्या क्या होगा अनुष्का कि हम ये साइकिल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर वहां पे हमको एक्स्ट्रा कुछ स्टेप्स लगाने पड़ सकते हैं। हो सकता है मुझे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन लगाना हो, लेकिन अभी क्योंकि हमारा फोकस है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, तो वहां पे हम या तो सिर्फ और सिर्फ पूरा क्वेश्चन में रो ही लगाते हैं या फिर पूरा क्वेश्चन में सिर्फ कॉलम ही लगाते हैं, और उसमें हमेशा इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने पे ही फोकस रहता है। नहीं नहीं अंशु, देखो मैंने इनवर्स के ऊपर कुछ नहीं बताया, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर आप ये समझ गए हो ना, तो जब हम इनवर्स वाले पार्ट पे जाएंगे तो 10 मिनट के अंदर वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, 10 मिनट, क्योंकि उसमें आपको बस पहला स्टेप ही तो मुझे समझाना है, उसके बाद जितने स्टेप है ना वो यही है, उसके बाद जितने भी स्टेप है वो यही है। तो अभी आपको घर पे क्या करना चाहिए, रैंडमली 2x2 का मैट्रिक्स लिखिए और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो। ये जब सीख जाओगे गाइस ना, तो आप ये मानकर चलो कि मैट्रिसेस चैप्टर से जो 5 नंबर, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 10 नंबर का चैप्टर है, तो 4 से 5 नंबर अपन बोर्ड्स में फिक्स कर चुके हैं, एंड हाई चांसेस है कि शायद एक सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए इनवर्स निकालने के लिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां पे 2x2 या फिर 3x3 का मैट्रिक्स मिल सकता है। ठीक है, तो आज आपका टारगेट सिर्फ इस पे रहना चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा सब अपना।